हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और इसमें हम बात करने वाले हैं हिमालयन 450 के बारे में। हिमालयन 450 को मैंने अभी हाल ही में टेस्ट किया था और वो जो टेस्टिंग थी बहुत ही बढ़िया टेरेन में थी। वहाँ पे काफ़ी सारे हर्डल्स थे, स्टीप थे, वाटर क्रॉसिंग थी, हर एक चीज़ थी। तो मतलब एक ओवरऑल जो ओवर व्यू होता है वो मैं आपको दे सकता हूँ कि हाँ कि 450 आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब इसके क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, और क्या कंपटीशन में मिलता है हमको, और क्यों आपको बाइक कंसीडर करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इसका इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हिमालयन 450 जब कोई भी मतलब अगर पहली बार देखता है तो उसको जो सबसे ज़्यादा चेंजेस लगते हैं वो लगते हैं फीचर्स में। ये बाइक इतनी ज़्यादा फीचर रिच आ रखी है कि मतलब अभी तक रॉयल एनफील्ड में आपको जो एक मीटर नहीं देखने को मिलते थे फ्यूल गेज के, और अब तो इतना कुछ ऑफर कर रही है। तो हाँ, फीचर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग जो रॉयल एनफील्ड कर रहा है। तो उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसमें मिलती है एक 4 इंच की राउंड TFT डिस्प्ले, और जिसके अंदर सब कुछ हमको डिजिटल देखने को मिलता है, चाहे वो स्पीडोमीटर हो, ओडोमीटर हो, टैकोमीटर हो और फ्यूल गेज हो, हर चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ ये जो आपकी स्क्रीन है वो डायरेक्ट अपने फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप इसमें गूगल मैप्स लगा के चल सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो। और उसके साथ इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जब आपका गूगल मैप स्क्रीन पे चलता है तो मतलब ये भी होना चाहिए कि आपका फ़ोन भी उस टाइम ओपन होना चाहिए। अगर आपने फ़ोन ऑफ कर दिया तो फिर वो बंद हो जाता है। तो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मतलब फीचर फिर एक गिमिक ही रह गया। अगर आपके फ़ोन की बैटरी जा रही है तो अगर आप ऐसे ही मोबाइल में लगा लोगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, ये अच्छा फीचर है। हो सकता है अपडेट कर दें तो ये इसको, तो फिर ये काफ़ी और अच्छा फीचर बन जाएगा। इसके बाद हमको इसमें मिलता है राइड बाय वायर मिलता है, हमको इसमें मोड्स मिलते हैं, बट हमको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। जो कि मुझे लगता है कि अगर एक इसमें टॉप एंड वेरिएंट दे देते जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता तो थोड़ा सा और अच्छा भी होता, क्योंकि जहाँ पे पानी वगैरह होता है या ऐसी सिपरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो यूज़फुल होता है। और ऐसी बाइकों में जो बनी इसी के लिए, ऐसी जगह जाने के लिए, तो हाँ थोड़ा सा यूज़फुल और रह सकता था। बाकी इसमें और टेक की बात करें हम तो और इसमें हमको LED लैंप मिल जाते हैं। LED टेल लैंप हो गया, और टेल लैंप तो खैर नहीं मिलता है इसमें, इंडिकेटर्स के साथ ही इंटीग्रेटेड टेल लैंप है। तो वो भी LED है, मतलब वो नॉर्मली टाइम पे आपके रेड जलते रहेंगे, बट जैसे ही आप टर्न लोगे तो वो ब्लिंक करेंगे। और आपको फ्रंट में भी LED लाइट मिलती है, जिसकी जो लाइट है वो मतलब बहुत ही डिसेंट है, मतलब मोर देन डिसेंट है। जैसे अगर आप डोमिनार और 450 के आसपास चलो समझ सकते हो, जैसे डोमिनार की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट थी ना, तो वो कुछ है। उसके बाद अगर आप स्विच की क्वालिटीज़ वगैरह देखोगे जो भी इन्होंने दी रखी है तो वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब नो डाउट इन दैट। उसके बाद बात करते हैं इसकी इंजन के बारे में। तो इसमें हमको 452 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 39 bhp की, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो उसका 40 Nm का टॉर्क देता है। उसके बाद उसका माइलेज है वो बताया जाता है 30 kmpl के अराउंड माइलेज देती है, जो कि मैं कह सकता हूँ 450 सीसी के इंजन के हिसाब से बहुत ही अच्छा माइलेज है। और जो मैंने और भी रिव्यूज़ देखे हैं और भी मेरे दोस्तों से पूछा है तो वो बताते हैं कि वो 30 के ऊपर भी देती है, कभी कभी वो 35 देती है। अगर आप हाईवे पे एक सेम स्पीड पे क्रूज कर रहे हो 70 80 90 में, तो ये 35 तक माइलेज देती है। तो एक 450 सीसी के इंजन के लिए बहुत ही अच्छा माइलेज है। इसके बाद हमको जो इसकी राइडिंग रेंज है वो 510 किलोमीटर मिल जाती है, और वहीं पे टॉप स्पीड जो है वो इसकी 135 कंपनी क्लेम करती है, बट ये आराम से 150 चली जाती है। उसका हमको राइडिंग मोड्स जैसे मिलते हैं, और इसमें जो हमको 6 स्पीड मैनुअल का जो है ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आपको जब 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है तो आप आराम से 100 के ऊपर आराम से क्रूज कर सकते हो, आपको वाइब्रेशंस बहुत कम फील होते हैं। इसके बाद हमको इसमें सिंगल सिलेंडर की बाइक है ये, और उसके बाद अगर आप और भी चीज़ें देखते हैं तो इसमें हमको लिक्विड कूल्ड मिलती है, और ये रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक है जिसमें लिक्विड कूल्ड आया है, क्योंकि अभी तक इनकी सारी बाइक्स है चाहे वो 6.5 सीसी की क्यों ना हो उसमें भी हमको एयर कूल्ड ही देखने को मिलता है। तो लिक्विड कूलिंग की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो भी बढ़ता है, साथ साथ जो माइलेज है, जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी लीनियंट रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर आपने बाइक चला ली तो बाइक की जो पावर डिलीवरी है या बाइक का जो इंजन है उस पर ज़्यादा लोड आता है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग काफ़ी रिलैक्स कर देती है इंजन को। इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है इसमें हमको 17 लीटर की मिलती है। अगर आप पिछले वाले हिमालय से देखो तो उसमें IS 14 लीटर था, लेकिन इसमें हमको 17 लीटर मिल रहा है, तो जो रेंज है वो भी बड़ी है। अब बात कर लेते हैं इसकी सस्पेंशन के बारे में। इसकी सस्पेंशन इसका वन ऑफ द बेस्ट एरिया है, जिसमें मैं कहूँगा रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही कमाल का काम किया। इसमें जो शोभा के सस्पेंशन मिलता है ना, जो वो सॉफ्ट फील होते हैं, मतलब ये जो मैं आपको फिगर्स बताऊंगा सस्पेंशन वो बहुत डिफरेंट है जो आप फील करते हो जब आप उस बाइक को चलाते हो ना, चाहे कितने ख़राब रास्ते हों,
चाहे स्टीप हो चाहे पत्थर हो कुछ भी हो, ये सस्पेंशन आपको कुछ पता ही नहीं लगने देते। और बाइक का जो वेट है मेजरली, अगर सस्पेंशन बाइक के बहुत अच्छे हैं तो आपको बाइक का वेट पता नहीं चलता कि बाइक का वेट बहुत हैवी है या कुछ भी है। सस्पेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि वही एक होता है जो आपके और बाइक के बीच में होता है सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन स्टिफ है, हार्ड है, तो आपको बाइक का जो वेट है वो बहुत पता चलता है, तो आपको उसको मनूवर करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन वहीं जब सस्पेंशन लाइट होते हैं, बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड होते हैं, तो जो बाइक का वेट है वो गायब हो जाता है। खैर, अब कुछ बात कर लेते हैं जो स्पेसिफिकेशन सस्पेंशन की। तो उसमें हमको जो फ्रंट अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं वो 43 mm के हैं। उसके बाद जो रियर सस्पेंशन है वो लिंकेज टाइप मोनोशॉक है, जो कि आपने देखा होगा जो इस तरह से है, और जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी सस्पेंशन वो बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद जो ब्रेकिंग, इसमें डुअल चेन ABS मिलते हैं हमको, और फ्रंट में भी डिस्क मिलता है और पीछे भी डिस्क मिलता है। और जो फ्रंट का ब्रेक साइज है वो 320 mm का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसकी ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छी है, मतलब आपको कहीं भी जो है ब्रेकिंग को निराश नहीं करेगी, चाहे आप उसको ऑफ रोडिंग पे ब्रेक यूज़ करेंगे या आप मतलब हाईवे पे ब्रेक आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ी सी उन्होंने ब्रेक में कमी रखी है। बाइक के वेट के हिसाब से, सस्पेंशन के हिसाब से ब्रेक बहुत ही अच्छे ट्यून है। मेंशन की इसका जो कर्व वेट है वो 196 kg है, जो कि पिछली वाली हिमालयन से लाइटर है। मतलब एक सोचने वाली बात है, वो पिछले हिमालयन छोटी सी कॉम्पैक्ट भी लगती थी, ये और से ह्यूज भी लगती है। उसके बाद भी ये जो बाइक है वो उससे लाइटर है। इसकी सीट हाइट जो है वो 825 mm है। और मैं ये बता दूं, इसमें सीट जो हाइट है इसकी 825 mm है। इसमें और भी सीट वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें इनकी एक टूरिंग वाली किट आती है, तो उसमें जो सीट होती है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, वो और भी इससे ऊंची आपकी सीट हाइट कर देगी। लेकिन हाँ, आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये 800 से लेके 830 तक जाती है सीट हाइट वेरिएशन। आप देख लेना उस हिसाब से, तो कोई कंफर्म नहीं है, बट हाँ आपको अच्छी खासी जो है सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी मिल सकती है। और उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस का 230 mm का है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। और ये मैंने खुद फील किया था, जैसे ये कोई ऑब्स्टिकल हो रहा था तो मुझे लगता था कि हाँ शायद ये लड़ेगी नीचे, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। आपने 411 चलाई हुई हिमालयन वाली, और मैंने उसको मनाली में चलाया था 411 को, और वहाँ पे जो उसकी परफॉर्मेंस थी मुझको बहुत अच्छी लगी थी। मतलब कहीं भी लैग नहीं लगा था, परफॉर्मेंस की वाइज बहुत अच्छी थी, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैंने 450 को चलाया तो वो लग ही नहीं रहा था कि कहीं से ये हिमालयन 411 का मतलब सक्सेसर है। ये एक अलग ही लीग की बाइक लग रही थी, जिसका इंजन बहुत ही अलग रिफाइंड है, जिसकी पावर डिलीवरी एकदम अलग है, सस्पेंस, हर एक चीज़, क्वालिटी जो है, क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो मैं कहूँगा बहुत ही इस पर काम हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप 411 को देखो तो उसकी जो क्रूजिंग स्पीड थी मैक्स वो 110-120 थी, लेकिन वही हिमालयन की अब वो आप आराम से 130-140 जा सकते हो। तो वो एक काफ़ी बड़ा जंप है वहाँ से। उसके बाद अगर जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी बहुत बड़ी है, क्योंकि सस्पेंशन इसका बहुत ही अच्छा हुआ है, तो इसकी वजह से जो इसकी क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी बनी है। मुझे लगता है जो लीन करने में या जो चढ़ाने में जो कॉन्फिडेंस ये बाइक डिलीवर करेगी वो बहुत ही अलग होने वाला है। उसके बाद और इसकी बात करते हैं जो इसका कंपटीशन अगर हम देखते हैं, तो पहली बात तो इसके कंपटीशन में अगर आप देखोगे होंडा की NX 500 आती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। इससे आई थिंक 2 लाख रुपए महंगी आती है, हाँ उससे 2 लाख रुपए महंगी आती है। और अगर आप देखते हो कि ट्रायम्फ की स्क्रैम आ गई या KTM एडवेंचर हो गई, तो वो मुझे लगता है कि हाँ इसकी प्रॉपर कंपटीशन में बाइक है, लेकिन वो एक अलग ही कैटेगरी है। मतलब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप ऐसे हो जो आप सिटी में आपकी राइड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप 30 दिन में से 20 दिन या 25 दिन सिटी राइड में डेली कम्यूट के लिए बैठ चाहते हो, बस आपको 5-6 दिन के लिए बाहर जाना होता है, 2-3 महीने में एक बार या 1 महीने में 2 बार, तो उसके लिए आपके लिए ये बाइक मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस बाइक का जो कर्व वेट है 196 kg, जब आप बाइक चलाते हो तो नो डाउट आपको पता नहीं चलता है कि 196 kg कहाँ के चला गया। लेकिन जब आप डेली कम्यूट करोगे, तब आप पार करोगे, उसके आगे पीछे करोगे, उस टाइम आपको वेट बहुत फील होगा। और हाँ, ये लिटरली वेट बहुत फील होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो सीट हाइट है वो 825 mm है। तो आप अगर 5'11" हो, 6 फुट भी हो, तो भी आप थोड़े से टिपटो करते हो, मतलब आप एकदम ही उसको कमांडिंग पोस्चर में आप उसको पीछे से नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको थोड़ी सी डे टू डे में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट। वरना सबसे अच्छा इसमें अगर आप ट्रायम्फ की स्क्रैम 400 देखते हो तो वो भी बहुत ही अच्छी है। आपको वो
इस सेगमेंट में सबसे अच्छी क्वालिटी देती है, सबसे अच्छी फिनिशिंग देती है, और जो उसका इंजन का रिफाइनमेंट है वो भी गजब की है। तो उसमें जो आपको डेली कम्यूट का जो मज़ा आने वाला है ना, वो बहुत आने वाला है। और जब भी आप उसको एज ए टूरर लेके जाओगे तो भी वो आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो बाइक भी उतनी ही कैपेबल है जितनी हिमालयन है। हिमालयन में बस आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि इसका एक ब्रॉड इंस्टांस है, इसका व्हील बेस बड़ा है, तो जो एक स्टेबिलिटी मिलती है हाईवे वो आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू स्क्रैम। लेकिन उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो भी एक फन टू राइड बाइक है। अगर आप पहाड़ों पे लेके जाओगे तो उसमें आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि जितनी छोटी बाइक होती है, कॉम्पैक्ट बाइक होती है, उसको मनूवर करने में उस बहुत ही एजाइल होती है। आप आराम से उसको कट मार सकते हो, कैसे भी आप उसको लीन करा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रैम जो है वो आपको ज़्यादा मतलब पसंद आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक जाना है और उसको एक लंबी लंबी टूरिंग मशीन चाहिए जो 200-300 किलोमीटर थके ना, तो आप हिमालयन को कंसीडर करो। मतलब नो डाउट हैंड्स डाउन वो लॉन्ग टूरिंग के लिए बेस्ट बाइक है इस कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि KTM एडवेंचर का क्या, वो भी तो परफेक्ट बाइक है। मतलब यही कहना चाहूँगा, लोहा लोहा होता है, प्लास्टिक प्लास्टिक होती है। KTM एडवेंचर नो डाउट एक बहुत ही प्यारी बाइक है, उसमें कोई कमी नहीं है, जिन हर बाइक प्यारी होती है। लेकिन आप अपनी नीड्स को समझिए। अगर आपको सिर्फ हाईवे ट्रैवल करना है तो आपको KTM एडवेंचर बहुत ही सेंस बनाएगी, क्योंकि उस बाइक की जो इंजन परफॉर्मेंस है, वो जो स्पोर्टीनेस है, वो जो पंच है, वो आपको जब मिलता है ना तो एक चेहरे पे मज़ा आता है। मतलब जब हाईवे पे क्रूज़ कर रहे होगे, आपको कहीं भी पावर लैग नहीं रखता है, कहीं भी ओवरटेक करना हो आपको तो आप यूँ ओवरटेक करते हो। उसका जो बॉडी वेट है वो भी काफ़ी लाइट बनता है, तो उससे भी आपको बहुत मज़ा आता है। तो वो बाइक बहुत ही सेंस बनाती है जब आप लंबे लंबे सिर्फ हाईवे टूर करते हो। लेकिन उस बाइक को जब आप ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको वो थोड़ा सा निराश करती है, क्योंकि जब भी एक फाइबर बॉडी की बाइक होती है, जब आप उसको ऐसे टर्न में लेके जाते हो जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, तो उसमें आपके एक माइंड में भी प्रॉब्लम रहती है कि अगर ये बाइक गिर गई या बाइक खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वहीं पे जब बाइक में सिर्फ लोहा होता है, चाहे वो हिमालयन हो चाहे वो स्क्रैम हो, तब आप उसको लेके जाते हो, आपको पता है अगर गिर भी जाएगा तो क्या जाएगा, डेंट आ जाएगा, जाके सही करा लेंगे। लेकिन वो बात आप KTM में नहीं कर सकते हो। उसके बाद KTM में मतलब जो मुझे पर्सनली फील होता है, उसका इंजन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने खुद अपने आंखों के सामने जो यहाँ पे बनाते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं बनाते हैं इंजन, अगर वो सर्विस सेंटर के बाहर अगर आप उसकी सर्विसिंग कराते हो तो वो इतना कॉम्प्लेक्स इंजन होता है कि उसको हर कोई नहीं खोलना चाहता है। अगर आप ऐसे एक ट्रेन्स में जाते हो, आप लद्दाख जा रहे हो, स्पीति या कहीं भी ऐसे जाते हो, और अगर आपका इंजन बाई चांस वहाँ पे धोखा दे जाता है तो वो सच में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। और वहीं पे हिमालयन का इंजन कहीं भी आप खुलवा सकते हो, कहीं भी उसके हर जगह सर्विस सेंटर है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं। और KTM में एक चीज़ और है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। उसका TFT डिस्प्ले बहुत अच्छा है, भले ही रॉयल इनफील्ड ने भी दिया है, लेकिन जो आप जो कॉकपिट में देखते हो ना, वो मैं बताने वाला था इसके बारे में। तो जो हिमालयन 411 थी, उसकी जो कॉकपिट थी, जब आप उसमें आप देखते थे जब आप सामने चला रहे हो, और जो ये नई 450 है, तो मुझको पुरानी वाली हिमालयन ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसका रीज़न ये है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें देती थी, आपको काफ़ी सारे मीटर जो आपके सामने दिखते हैं ना, तो आपको एक अलग ही फील आता है, एक एक अच्छा फील आता है। जैसे कि आप KTM का भी डिस्प्ले देखो, TFT वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जो उसमें रेडी टू रेस लिख के आता है, काफ़ी लंबा TFT है, तो आपको उसमें एक बहुत ही अच्छा फील आता है। लेकिन वहीं पर हिमालयन बस एक खाली गोल सा रखा हुआ है, वो भी काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो बहुत सारी खाली जगह ऐसी दिखती है, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो मुझे लगता था वो उसको तो कुछ चेंज कर सकते हैं या 1-2 मीटर और लगा सकते हैं, भले ही वो एनालॉग हो, तो कम से कम जो खाली जो स्पेस है ना वो ना देखे। तो वो मुझे लगता है शायद उससे कोई एग्री करे ना करे, बट हाँ मुझे ये चीज़ लगती है कि जो खालीपन सा लगता है ना जब आप सामने मीटर पे देखते हो, तो वो कुछ ज़्यादा ही फील होता है इसमें, अगर आप हिमालयन 450 में देखे होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंपटीशन। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और आई होप मैंने यहाँ पे आपके सारे डाउट तो नहीं, लेकिन जो भी आपके मन में जो नॉर्मल डाउट्स आते हैं तो वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और बाकी अगर होता है तो अब अगर स्क्रैम 400 के ऊपर या KTM एडवेंचर के ऊपर भी जल्दी वीडियो लाऊंगा और उनका भी इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम उदित, और ऐसे ही वीडियो के लिए रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको डाउट लगते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट DM कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो सी यू देयर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप राइडिंग, स्टे सेफ।